डिमांड बढ़ जाती है। अगर उसकी डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसके शेयर प्राइस ऊपर हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयरहोल्डर्स वेल्थ। ठीक है, दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, हर फाइनेंशियल मैनेजर का ये ऑब्जेक्टिव होता है। एंड व्हाट आर द अदर ऑब्जेक्टिव्स? यहां पर मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं बता देता हूं। 4 पॉइंट्स है इसके अंदर। सबसे पहला, ensuring availability of sufficient fund at reasonable cost। सबसे पहला पॉइंट यही कहता है, ये मेरे नोट्स के अंदर लिखा हुआ है वैसे, ensuring availability of sufficient funds at reasonable cost, यानी कि जब भी आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो आप इस बात को समझें कि मुझे ये इंश्योर करके रखना है कि जब भी मुझे पैसा चाहिए होगा वो मुझे एक रीजनेबल कॉस्ट पे मिल जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ensuring डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड्स, उस पैसे को जिस पर्पस के लिए लिया है दैट शुड बी यूज फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस ओनली। आपको उस पैसे को उसी पर्पस के लिए लगाना है, आपको उस पैसे को उसी पर्पस के लिए लगाना है जिस पर्पस के लिए आपने उसे खरीदा है। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड बेटा। आपको उस पैसे को उसी पर्पस के लिए लगाना है जिस पर्पस के लिए आपने उस पैसे को खरीदा है। ठीक है, 2 पॉइंट। एक सेकेंड, बीच में कोई बच्चा आना चाह रहा है। पहला, फिर से दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड एट रीजनेबल कॉस्ट। दूसरा, इंश्योरिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड। तीसरा, सेफ्टी ऑफ फंड्स। सेफ्टी ऑफ फंड्स का मतलब क्या होता है? देखो, सेफ्टी ऑफ फंड्स का मतलब होता है आपने जो पैसा लगाया, लोगों से पैसा लिया, उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट किया, उस पैसे को जब लगाया तो इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं गलती से ऐसी जगह पैसा ना लगा बैठूं जहां पे पैसा वेस्ट हो जाए। ज्यादा इंटरेस्ट कमाने की होड़ में ऐसा ना हो कि एक्चुअल पैसा भी बर्बाद कर बैठो। और चौथा, अवॉइडिंग आइडल फाइनेंस। देखो, एक बात ध्यान रखना, अगर आपने बैंक से 10 लाख रुपए लिया, आपने उसे 8 लाख रुपए यूज किया, 2 लाख रुपए आपके पास अभी पड़ा हुआ है, यू आर नॉट यूजिंग इट, तो अल्टीमेटली क्या होगा? अगर आप उस पैसे को बैंक से ले रहे हैं, उसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तिजोरियों में रख रहे हैं या बैंक में पड़ा रहेगा, तो बैंक ये नहीं कहेगा कि मैं आपसे 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट लूंगा। बैंक आपसे इंटरेस्ट पूरे पैसे पे लेगा, दैट इज 10 लाख। तो आपके लिए 2 लाख की जो कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा पे हो रही है। तो ऐसे में क्या करो, या तो जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा उसको बैंक को वापस कर दो, नहीं तो उसे कहीं ना कहीं अच्छी जगह देख के उसे इन्वेस्ट कर दो, दैट इज द बेटर वे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज द फाइनेंशियल डिसीजन। एक बात ध्यान रखना, इसका नाम फाइनेंशियल डिसीजन है और इसके अंदर फर्दर 3 डिसीजन आते हैं। कौन कौन से डिसीजन आते हैं? सबसे पहला, फाइनेंसिंग डिसीजन, आप इसे पहला इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और नेक्स्ट आता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। ये तीनों डिसीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में तीनों में से कौन सा पूछा जाए कोई भी नहीं बता सकता, बट हाँ, तीनों में से कोई भी एक डिसीजन और उसके फैक्टर्स आने के पूरे पूरे चांस है। अल्टीमेटली तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ही हैं, बाकी चीजें तो मीनिंग तो ऐसे कभी पूछेगा भी नहीं आपसे। अब सबसे पहले इसके अंदर मैंने अपनी क्लास क्लास में एक ट्रिक बताई थी। वैसे मैं जहां-जहां पे जैसे-जैसे मुझे ट्रिक याद आती जाएँगी मैं बताता जाऊँगा, अदरवाइज़ लास्ट क्लास में ऑलमोस्ट सारी ट्रिक्स आपको बता दूँगा। एक क्वेश्चन मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था केस स्टडी का, उस क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन में लिखा था कि अ after reading the above case study, you just need to find which of the financial decision is applicable to this case study। कौन सी फाइनेंशियल कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन एप्लीकेबल हो रहा है इस केस स्टडी पे, ऐसा लिखा था वहां पे। ठीक है, विच ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजन एप्लीकेबल टू दिस केस स्टडी आफ्टर रीडिंग द अबव केस स्टडी। अब क्वेश्चन ये आता है कि वहां पर ये तो समझ आ गया कि फाइनेंशियल डिसीजन कौन सा बताना है, यानी कि या तो ये, या तो ये, या तो ये। आपको इस तीनों में से एक बताना है कि तीनों में से कोई एक लग रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरे ही क्वेश्चन में, ये उसका ए पार्ट था, दूसरे ही क्वेश्चन में उसमें लिखा था ऑल्सो एक्सप्लेन 5 features, sorry, 5 factors, also explain 5 factors of that decision। अब एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर 5 डिसीजन हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके अंदर 5 फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर तो 5 फैक्टर्स है ही नहीं, सिर्फ 3 ही फैक्टर है, 5 तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, मैंने जस्ट ऐसी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, मैं बता भी दूंगा कौन सा क्वेश्चन है, भेज दूंगा आप लोगों को। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया 5 फैक्टर्स बताने हैं। लेकिन ये ना थोड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होती है उस टाइम पे जब आप पेपर कर रहे हैं, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम है कि जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है हम उसको इतना बड़ा मान लेते हैं कि केस स्टडी इज अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग थिंग, तो हमें लगता है कि हमसे हो ही नहीं पाएगा। दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। तो प्लीज इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए वापस आते हैं अपने नोट्स पे जो हम डिस्कस कर रहे थे। हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 तरीके के होते हैं, पहले ही बता रहा हूं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन सबसे पहला इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और दूसरा आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक बात का ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बता रहा हूं,
Long term investment decision can also be called as capital budgeting decision. Short term investment decision can also be called as working capital decision. फिर से बोल रहा हूं, long term investment decision can also be called as capital budgeting decision. Short term investment decision can also be called as working capital decision. ठीक है, चलिए, तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर हम लॉन्ग टर्म डिसीजन की बात करें तो ऑब्वियसली डिसीजन अबाउट इन्वेस्टिंग इनटू अ पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट, या फिर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, कोई नई मशीनरी सेटअप करना, कोई नया प्लांट लगाना और समथिंग, दिस इज द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसके तीन फैक्टर्स हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। सबसे पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, दूसरा है रेट ऑफ रिटर्न, और तीसरा है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। ये तीनों चीजें क्या हैं? सबसे पहला कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो, कोई भी पर्सन जब कहीं पे इन्वेस्ट करता है तो उसके दिमाग में दो बातें होती हैं कि यार जब मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे ऐसे रिटर्न्स कैसे आएगी। देखो, दो तरीके के लोग होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पहला, लेट्स सपोज मेरे पास बहुत पैसा है, मतलब है नहीं, ऐसे मानने के लिए मान लो, ठीक है। कुछ बच्चे तो मन में सोच ही रहे होंगे कि सर है ही है। तो अगर मान लेते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे रेगुलर रिटर्न चाहिए या नहीं चाहिए। तो मेरे पास जितना पैसा है मैंने उसे इन्वेस्ट किया, मैं चाहता हूँ 2 4 5 10 साल बाद पैसा डबल होके आ जाए, ताकि आराम से मर्सिडीज खरीद लूं, कोई दिक्कत ना हो। दिस इज व्हाट बेसिकली, कि मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ जहां पर मुझे रेगुलर रिटर्न्स नहीं चाहिए। दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग, एक बंदा ऐसा है जो पैसा इन्वेस्ट कर ही इसीलिए रहा है। एक बंदा ऐसा है जो पैसा इन्वेस्ट कर ही इसीलिए रहा है क्योंकि उसे रेगुलर रिटर्न्स चाहिए। अब लेट्स सपोज मैंने लोन लिया, लोन लेके एक फ्लैट खरीदा और मैंने उस फ्लैट को रेंट पे दे दिया। तो रेंट पे क्यों दिया? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वहां से जो रेंट आएगा उसे उसकी ईएमआई पे कर दूंगा। तो जब भी आप कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट को जरूर कंसिडर करेंगे कि यहां से मुझे कैश इंटरवल्स क्या रहेगा, मेरा पैसा किस तरीके से मेरा आएगा मेरे पास। दूसरा, प्लीज जिसको जो भी डाउट्स आएंगे वो अपने पास जो भी आप पेन पेपर लेके बैठे हैं उस पर डाउट्स लिखते जाएं, ताकि लास्ट में आपको ये ना हो कि भूल जाओ कि क्या डाउट्स थे। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ रिटर्न। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो भाई रेट ऑफ रिटर्न जरूर देखेंगे। देखो, मुझे बाकी का तो नहीं पता तो ऑब्वियसली, लेकिन बनिया दिमाग बड़ा तेज होता है, वो तो जरूर देखते हैं कि भैया पैसा लिया है कितने परसेंट पे और पैसा लगा रहे हैं कितने परसेंट पे। तो ऑब्वियसली बात है, लॉजिक तो यही कहता है कि मैंने 10% पे पैसा लिया। हाँ, तो कुछ लोग बुरा ना मान जाए तो बेटा, बनिया के साथ साथ जैन भी, उनमें भी बड़ा दिमाग होता है, ठीक है। तो पैसा लिया 10% पे और जहां लगाया वहां से 12% कमा रहा हूं, इट इज अ गुड थिंग। यस, एग्जैक्टली। पैसा लिया 10% पे, जहां लगा रहा हूं वहां से 8% कमा रहा हूं, नॉट अ गुड थिंग। पैसा लिया 10% पे, जहां लगा रहा हूं वहां से 10 ही कमा रहा हूं, तो भी कोई फायदा नहीं है। फिलंथ्रॉफी, समाज सेवा करने के लिए थोड़ा ना बैठे हैं। पैसा लिया 10% पे, 11%, 12%, 15% जितना भी कमा रहा हूं, इट इज अ गुड थिंग फॉर मी, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है? यहां पर ये हमें बोल देता है कि आप रेट ऑफ रिटर्न भी चेक कर लें, आप इंटरेस्ट रेट भी चेक कर लें कि किस इंटरेस्ट रेट पे लिया है। आप कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट भी चेक कर लें, एज वेल एज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को अप्लाई करके ये देख लें कि ये जो प्रोजेक्ट जिसमें मैं पैसा लगा रहा हूं, ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, वायबल प्रोजेक्ट है या नहीं है। अब आप कहेंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स क्या है? बस उसके नाम आपको पता होने चाहिए। एनपीवी, आईआरआर और पीबीपी, पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दैट्स इट। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन? फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है? देखो, सिंपल सीधा सा डिसीजन है जो ये कहता है कितना पैसा लेना है और किस सोर्स से लेना है। कितना पैसा लेना है ये जरूर पता होना चाहिए, किस सोर्स से लेना है जरूर पता होना चाहिए। हमारे पास दो तरीके के मेजर सोर्सेज हैं, यहाँ पर लिखे भी हुए हैं, एक डेट और एक इक्विटी। इसको मैं एक और बात भी बोल सकता हूँ, एक ओनर्स फंड और एक बोरड फंड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ओनर फंड, बोरड फंड में डिफरेंस क्या है? ओनर फंड वो है जो ऑब्वियसली हम कंपनी के मालिकों से या फिर किसी आउटसाइडर से भी लेते हैं, उसको मालिकाना हक देते हैं, ओनरशिप राइट्स देते हैं। ऑन दी अदर हैंड, डेट इज व्हाट बेसिकली, जहां पर हम किसी से पैसा ले रहे हैं, उसको लेंडर मान के, उसको ऑब्वियसली पैसा देने वाला जो उधार पे पैसा देता है, रेंट पे इंटरेस्ट पे पैसा देता है, वो पर्सन मान रहे हैं और उससे पैसा ले रहे हैं। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, जब आप इक्विटी के थ्रू पैसा लेते हैं, देयर इज नो कंपल्शन, देयर इज नो बाउंडेशन कि आपको डिविडेंड पे करना ही करना है। प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। लेकिन ये चीज हमारे डेट में नहीं होती। डेट के अंदर क्या है? डेट के अंदर क्या है, अगर आपके पास प्रॉफिट है तो भी, आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो भी आपको इंटरेस्ट कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। कॉमर्स के बच्चे हो, अकाउंट समझते हो, ऑब्वियसली एक चार्ज होता है और एक अप्रोप्रिएशन होता है। चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब है जहां पर बेसिकली हम ये कहते हैं कि हमें उस एक्सपेंस को पे करना ही करना है, प्रॉफिट हो या ना हो। और अप्रोप्रिएशन होता है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो बेसिकली खैर हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि आपको इंटरेस्ट कॉस्ट पे करनी ही पड़ेगी। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, आप उसको मना नहीं कर सकते कि मैं नहीं पे करूंगा। आपको उसे पे करना ही पड़ेगा, आपको उसे पे करना ही पड़ेगा। दैट इज व्हाट बेसिकली, दैट इज द इंटरेस्ट कॉस्ट व्हिच वी आर पेइंग ऑन द डेट।
अब इसके फैक्टर्स पे आते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर्स क्या है इसके अंदर? सबसे पहला फैक्टर है फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत पता नहीं क्यों बच्चे यहाँ दिमाग लगाते हैं। इसको लर्न करने के लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको फ्लो चार्ट दे दूंगा जिसकी हेल्प से अभी पूरा जो फैक्टर आप लर्न कर सकते हो। लेकिन फ्लो चार्ट उसी को दूंगा जो मेहनत करता हो मुझे दिखेगा, ठीक है? ऐसे अननेसेसरली अगर आप सिर्फ क्लास में आ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप नंबर आ जाएंगे, आपके नंबर नहीं आएंगे। थोड़ी सी मेहनत करो, मुझे दिखना चाहिए सामने कि एटलीस्ट यू पीपल आर डूइंग एफर्ट्स। तो सबसे पहली चीज आती है फैक्टर। कोई भी किसी भी चीज के फैक्टर पड़ते हैं, तो फैक्टर मतलब हम किन चीजों के बेसिस पे किन चीजों के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं कि ये करना है नहीं करना। आप सीधी सी बात है, गाड़ी खरीदना चाहते हो तो आप गाड़ी के अंदर देखते हो यार कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे मैं ये वाली गाड़ी लूंगा, या कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे ये वाली गाड़ी लूंगा। यार इसकी माइलेज बहुत अच्छी है, यार इसकी लुक बहुत अच्छी है, यार इसका ये बहुत अच्छा है, यार इसकी कॉस्ट बहुत अच्छी है। मतलब जनरली आप देखो कॉस्ट इसकी कम इसकी ज्यादा, एक पॉइंट इसको मिल गया या एक पॉइंट इसको मिल गया। फिर माइलेज इसकी कम इसकी ज्यादा, तो एक पॉइंट, ऐसे ही आपको डिसाइड करना है। तो ऐसे ही हम फैक्टर्स अफेक्टिंग के अंदर देख रहे हैं। जैसे कि कॉस्ट, कॉस्ट के अंदर क्या है, हम ऐसा मानते हैं जनरली डेट इज ऑलवेज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो अगर डेट हमारे लिए एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है तो ऐसे में हम क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली बात है, अगर डेट हमें चीपर सोर्स लग रहा है तो हम डेट को रेज करेंगे। यानी कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको कॉस्ट में आंसर ये लिखना है जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड है। बेसिकली हर सोर्स की डिफरेंट है, इक्विटी के साथ अलग कॉस्ट है, डेट के साथ अलग कॉस्ट है। तो जो सोर्स हमारे लिए सस्ता होगा हम उसी को ऑप्ट करेंगे, ठीक है? सिंपल। नेक्स्ट आता है रिस्क। देखो हर डिफरेंट सोर्स के साथ डिफरेंट रिस्क एसोसिएटेड है। डेट के साथ अपना रिस्क है, इक्विटी के साथ अपना रिस्क है। ये पॉइंट अभी आगे दोबारा डिस्कस करना है अनदर पॉइंट में, फिर भी बता देता हूँ डेट के साथ क्या रिस्क है। जितना ज्यादा डेट लेते जाएंगे उतना ज्यादा आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा इक्विटी लेते जाएंगे उतना ज्यादा आपका कंट्रोल बाहर जाता जाएगा। तो ऐसे में आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे लिए कौन सा रिस्क ज्यादा मैटर नहीं करता। देखो सीधी सी बात है, अगर मुझे लगता है कि मैं फाइनेंशियल रिस्क लेने की पोजीशन में ले सकता हूं तो आई ऑप्ट फॉर डेट। अगर मुझे लगता है कि मैं कंट्रोल रिस्क लेने की पोजीशन में भी तो नहीं, कम नहीं, थोड़ा बहुत कंट्रोल बाहर दे सकता हूं, तो आई ऑप्ट फॉर इक्विटी। नेक्स्ट नेक्स्ट इसके बाद कहता है हमारा हाँ जी, फ्लोटेशन कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट? पैसा रेस करने की कॉस्ट। मतलब सामने वाले से जब मुझे पैसा रेस करना है तो मुझे कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, यानी कि पैसा लेने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। दैट इज द फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर इक्विटी के केस में देखें तो लेट्स सपोज आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के टाइम पे कि आप शेयर प्रोस्पेक्टस जो आप इशू करते हैं उसके लिए प्रिंटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, या फिर ब्रोकर को जो भी आप कमीशन एंड ऑल पे कर रहे हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट खर्चा कर रहे हैं, ये सारा खर्चा आपको अगर इक्विटी के लिए करना पड़ रहा है, इक्विटी से पैसा रेज करने के लिए करना पड़ रहा है, दैट इज योर फ्लोटेशन कॉस्ट। ऑन दी अदर हैंड डेट के केस में क्या होती है? डेट के केस में अगर आप लेट्स सपोज बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक को जो भी आप प्रोसेसिंग फी देते हैं वो आपके लिए एक फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। तो एक लाइन होती है फाइनेंस की दुनिया में, हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट लेसर विल बी द फेवरेबल सोर्स। अगर आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है तो ऑब्वियसली मेरे लिए वो कम फेवरेबल होगा, और फ्लोटेशन कॉस्ट कम है तो ज्यादा फेवरेबल होगा। जनरली डेट के केस में जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है वो कम होती है, यहाँ लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो पोजीशन। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर कंपनी का कैश फ्लो बहुत अच्छा है तो कंपनी ऑप्ट करती है डेट। कंपनी का कैश फ्लो बहुत बेकार है, कंपनी ऑप्ट करती है इक्विटी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है कैश फ्लो बहुत अच्छा है, टाइम टू टाइम हर बार मुझे जो टाइम के पीरियड जो भी टाइम पीरियड के बाद मुझे इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है उसके लिए आई रिक्वायर्ड कैश। तो कैश होगा ही नहीं तो पे कैसे करूंगा? तो अगर कैश फ्लो अच्छा है तो ऑफ फॉर डेट, अगर कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो ऑफ फॉर इक्विटी, क्योंकि इक्विटी में आपको एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती कि पे करना ही करना है। नेक्स्ट आता है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या मतलब है? आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है, आपके पास रेंट है, कमीशन है, सैलरी है और बहुत सारे एक्सपेंसेस है। आपने यहाँ से डेट ले लिया, एक और कॉस्ट बढ़ गई, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई। पहले इतनी सारी कॉस्ट थी, एक कॉस्ट और बढ़ा लिया आपने। नो, अगर आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट हाई है, अगर आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट हाई है तो बेटर है कि आप डेट ना ऑप्ट करके इक्विटी ऑप्ट करो। अगर आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट, सॉरी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, नॉट फ्लोटेशन कॉस्ट, आई एम सो सॉरी, अगर आपकी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है तो आप डेट ना ऑप्ट करके इक्विटी ऑप्ट करो। अगर आपकी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो आप डेट ऑप्ट करो, क्योंकि आप इजीली इंटरेस्ट पे कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कंट्रोल कंसिडरेशन, जो मैंने अभी बताया। अगर मैं अपने बिजनेस के अंदर इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करूंगा तो मेरा कंट्रोल बाहर जाता जाएगा। लेट्स सपोज मेरी एक न्यू कंपनी है, मैंने अभी तक 1 या 2% या 5% शेयर ही मार्केट में इशू किए। मैं और शेयर आराम से इशू कर सकता हूँ इजीली, और लोगों को अपनी कंपनी का मालिक बना सकता हूँ, तो मैं शेयर इशू कर दूंगा, देन आई ऑफर इक्विटी। लेकिन कोई एक पुरानी कंपनी है जिसका ऑलरेडी 51% और समथिंग मार्केट में इशू हो चुका है, ऑलरेडी 51% और समथिंग मार्केट में इशू हो चुका है, मतलब 40% 50% समथिंग ऑलरेडी मार्केट में जा चुका है। अब वो रिस्क नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर बहुत ज्यादा मेरे शेयर जो है वो मार्केट में चलेगा तो मेरा कंट्रोल जो है बिजनेस से बाहर चला जाएगा। तो इस केस में आप डेट ऑप्ट करेंगे। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट क्या होती है? जैसे अभी कुछ दिन पहले चल रहा था,
मुझे नहीं पता आप बहुत ज्यादा अगर देखते हैं शेयर मार्केट या नहीं देखते हैं, ठीक है, मैं तो थोड़ा बहुत देखता हूं। तो जब शेयर मार्केट सिचुएशंस बहुत ऊपर जा रही हैं, यानी कि मार्केट में बहुत बूम है, बहुत तेजी है, ठीक है, शेयर स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है, कैसी है, बहुत बूम है, बहुत तेजी है, आप इसे बुलिश या बेरिश भी कह सकते हैं। जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ, बुलिश हमेशा ऊपर जाने को बोलते हैं और बेरिश हमेशा नीचे आने को बोलते हैं। ऐसे कैसे? जो बुल होता है वो हमेशा अपने हॉर्न से पकड़ता है और मार्केट ऊपर लेके जाता है, मतलब आपको ऑब्वियसली कहीं रास्ते पे सांड वांड ने पकड़ लिया तो वो नीचे नहीं गिराएगा, सीधा सींग से पकड़ेगा और ऊपर फेंक देगा। तो इट इज बेसिकली व्हाट, कि बुल हमेशा मार्केट ऊपर लेके जाता है, और जो भालू होता है बहुत आलसी होता है, उसके बस की नहीं होती, तो ऐसे पकड़ता है और नीचे गिराता है, तो दैट मीन्स वो बेरिश होती है, ठीक है। तो जब भी मार्केट सिचुएशन बहुत ऊपर जा रही है, बुलिश है, सबके शेयर्स बिक रहे हैं, तो मेरे भी बिक जाएंगे। ऑफर इक्विटी, इक्विटी के थ्रू पैसा रेस कर सकते हो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर वाइस वर्सा चल रहा है, मार्केट बहुत नीचे जा रही है, बड़ी से बड़ी कंपनी के शेयर्स नहीं बिक रहे हैं, अगर बड़ी से बड़ी कंपनी के शेयर्स नहीं बिक रहे हैं, तो क्या मेरे शेयर्स बिक पाएंगे? आंसर इज नो, नहीं बिक पाएंगे। तो ऐसे में आप क्या ऑप्ट करेंगे? ऐसे में आप ऑप्ट करेंगे डेट, ठीक है। आई होप यहां तक सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट डिसीजन पे आ जाते हैं, डिविडेंड डिसीजन। हम्म अब डिविडेंड डिसीजन क्या है? देखो सीधी सी बात है, कंपनी का वो प्रॉफिट, कंपनी का वो प्रॉफिट आफ्टर पेइंग टैक्स, टैक्स पे करने के बाद कंपनी का वो प्रॉफिट जो कंपनी पे कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है किसको? अपने शेयर होल्डर्स को। बेसिकली यहां पे दो बातें कंपनी को देखनी है, कि मेरे पास जो पैसा आया है, कितना पैसा बिजनेस में रिटेन करना और कितना पैसा मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने शेयर होल्डर्स में। देखो, हर बार जरूरी नहीं है कि कंपनी ने 100 रुपए कमाए तो कंपनी 100 के 100 आपको दे देगी। कंपनी आगे के लिए भी पैसा रखती है, जिसे हम रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं। रिटेन अर्निंग को यूज करके कंपनी फर्दर बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, उससे कुछ और पैसा अर्न करती है। अल्टीमेटली अगर कभी पूछ लिया जाए, बहुत रेयर होता है कि पूछ लिया जाए कि अगर कंपनी रिटेन अर्निंग कर रही है तो उससे हो क्या रहा है? उससे फाइनेंशियल उससे जो हमारे शेयर होल्डर्स है, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं उनकी पोजीशन या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन हो रही है। कैसे स्ट्रेंथन हो रही है भाई? सीधी सी बात है, आपने पैसा रख लिया, उसको आप फर्दर नए किसी प्रोजेक्ट में लगा रहे हो, तो कंपनी वहां से कुछ ग्रो ही तो करेगी, कुछ अच्छा ही तो कमाएगी। तो इससे बेनिफिट तो शेयर होल्डर्स को ही मिल रहा है। लेकिन लोग जनरली ऐसा सोचते नहीं है, उनके दिमाग में यही आता है कंपनी ने पैसा कमाया, रख लिया, हमारा पैसा बनता था, हमें नहीं दिया। कंपनी आगे आपको ही देने वाली है, ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको नहीं देने वाली है। चलिए, तो नेक्स्ट पे आते हैं। इसके कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स पढ़ लेते हैं फटाफट से जल्दी से। इसके एक दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिसपे 1 मार्कर क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, अभी बता दूंगा जैसे ही वो पॉइंट आएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी बिजनेस के अंदर अगर आपको डिविडेंड पे करना है, तो आपको उस केस में क्या चाहिए होगा? आपको अर्निंग्स चाहिए होंगी। अगर आपके पास अर्निंग नहीं होगी तो आप डिविडेंड पे नहीं कर पाओगे। आप डिविडेंड पे करने के लिए आप अपनी पास्ट अर्निंग भी यूज कर सकते हो, आप अपनी करंट अर्निंग भी यूज कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। हालांकि मैं आपको एक होता हूँ, ऐसा लिखा है, हमने ऐसा पढ़ा ही है हमेशा कि प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, नहीं होता नहीं देंगे। बट जनरली कंपनीज प्रेफर करती हैं, जनरली कंपनीज कोशिश करती हैं कि हम डिविडेंड पे करें, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड थिंग ना, कि डिविडेंड नहीं पे करोगे तो आपकी मार्केट में एक अच्छी इमेज नहीं बनेगी। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स? क्या मतलब होता है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का? देखो, जिस कंपनी की स्टेबल अर्निंग होती है वो जनरली हायर डिविडेंड देती है। जिस कंपनी की स्टेबल अर्निंग नहीं होती वो जनरली लोअर या स्मॉलर डिविडेंड देती है। इस पे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, अगर आप इसे देख पा रहे हो, हाँ जी, लेट्स सपोज ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है। अब कंपनी बी के अंदर जो आपकी अर्निंग्स आ रही है वो ये है, दिस इज योर अर्निंग, स्टेबल जा रही है। और कंपनी ए के अंदर जो आपकी अर्निंग्स आ रही है वो ऐसे जा रही है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो ये कंपनी है ना, आपको लग रहा होगा सर ये तो सिर्फ इतना ही कमा रही है, ये तो कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, तो सर ये बेटर होनी चाहिए, ये ऑब्वियसली ये, क्योंकि ऐसा होता है, ये कंपनी एक स्टेबल डिविडेंड दे रही है, मतलब चाहे 10 रुपए दे रही है, लेकिन हर बार 10 रुपए तो देती ही देती है, 10 रुपए तो दे ही रही है। ये कभी 2 रुपए दे रही है, कभी 12 रुपए दे रही है, कभी 0.5 रुपीज दे रही है, कभी 3 रुपए दे रही है, कभी 2 रुपए, कभी 4 रुपए, कभी 6 रुपए, कभी 10 रुपए। तो बहुत अजीब सा हो रहा है। तो वो यही कह रहा है कि जो कंपनी एक स्टेबल अर्निंग कमाती है, जो कंपनी एक स्टेबल अर्निंग कमाती है, जनरली वो हाई डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है या एक बेटर डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। हायर तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो अनस्टेबल अर्निंग्स वाली कंपनी है जनरली स्मॉलर डिविडेंड्स देती है। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। वैसे ही स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग पे भी क्वेश्चन बहुत बार केस स्टडी 1 मार्कर में आती है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पे बहुत बार आती है। अब ध्यान से सुना जाए स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का पॉइंट। जनरली कंपनी फॉलो करती है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, मतलब हर साल इतना 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 डिविडेंड हर साल यही रखेंगे, हर साल यही रखेंगे, उसे बढ़ा देंगे लेकिन कम कभी नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, मतलब आंसर तो आप नहीं कर पाओगे, स्टिल मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मान लेते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स आपको हर महीने 5,000 रुपए पॉकेट मनी देते हैं, अब हर
हर महीने आपको 5-5 हजार रुपए मिल रहे हैं, इसी महीने आपको 7 हजार रुपए मिल गए। मतलब मान लेते हैं कि जनवरी के मंथ में आपके डैड ने आपको 7 हजार रुपए दे दिए। अब क्या आप जनवरी के बाद फरवरी में भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको 7 हजार रुपए मिले? बिल्कुल करेंगे, एक ह्यूमन नेचर है कि हम ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले महीने भी मुझे 7 हजार रुपए मिले। लेकिन अगले महीने पापा ने 5 हजार रुपए पकड़ा दिए। अब हम परेशान हो गए, क्यों? क्योंकि हम तो वो माइंडसेट बना के बैठे थे कि हमें तो इतना पैसा चाहिए, हम ये माइंडसेट मान के बैठे थे कि हमें 7 हजार मिलेंगे, लेकिन नहीं मिले। ऐसे ही शेयर होल्डर्स होते हैं। अगर कंपनी किसी एक साल थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिविडेंड दे देती है ना, तो लोग अगले साल भी एक्सपेक्ट करते हैं भाई इस साल भी ज्यादा मिलेगा। तो ये कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर आपको जो अर्निंग्स हुई हैं, अगर वो स्टेबल नहीं है, मतलब इस साल आपको कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग होगी कंपनी को, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि अगले साल होंगे या नहीं होंगे, तो बेटर नॉट टू गिव एक्स्ट्रा डिविडेंड। आप जितना पिछले साल दे रहे थे उतना ही इसी साल दीजिए, जब तक ये श्योर ना हो जाए कि जो अर्निंग है वो आपका परमानेंट इन नेचर है। देखो यहाँ ये लिखा है, द डिविडेंड पर शेयर इज नॉट altered and change in case earnings change by small proportion or increase in the earnings is temporary in nature। अगर टेम्पररी नेचर की है तो आप उसे इंक्रीज ना करें। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। देखो अगर एक कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर एक कंपनी को लगता है मेरे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, भाई मैं और फर्दर इन्वेस्ट कर सकता हूँ और फर्दर इन्वेस्ट करके कंपनी की वैल्यू बढ़ा सकता हूँ, तो बेटर है वो कंपनी रिटेन कर ले, लो डिविडेंड पे कर दे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जिसको पता है भाई क्या रिटेन करूंगा, क्या करूंगा, कोई ग्रोथ दिख ही नहीं रही है, क्या करूंगा, तो अल्टीमेटली रखने का कोई फायदा नहीं, उसको उठा के सीधा पे ऑफ कर दो। तो ऐसे केस में बेटर है कंपनी को कम डिविडेंड नहीं देना चाहिए, तो इजीली ज्यादा डिविडेंड देके खत्म करे, क्योंकि जब ग्रोथ ही नहीं है तो रख के करोगे क्या। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो पोजीशन। देखो जिस कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होती है, गुड होती है, ऑब्वियसली वो कंपनी हाई डिविडेंड देती है। लेकिन जिसकी कैश फ्लो पोजीशन ज्यादा अच्छी नहीं होती तो हाई डिविडेंड नहीं दे पाती। क्यों? क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज रिक्वायर्ड कैश इन दी कंपनी, कैश फ्लो इन दी कंपनी। अब बार बार कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कैश फ्लो वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है? तो कैश फ्लो वर्ड का मतलब बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैकडॉनल्ड्स है, जैसे डोमिनोज है, जैसे सबवे है, अब इनका क्या है, बनाया बेचा, बनाया बेचा, बनाया बेचा, बहुत फ्रीक्वेंटली कन्वर्जन इनटू कैश है, तो इनका कैश फ्लो बहुत अच्छा होता है। मैकडॉनल्ड्स जितना बना रहा है बेच रहा है और जनरली कैश पे ही बेच रहे हैं, तो सारा का सारा कैश कलेक्ट हो रहा है, तो इनका कैश फ्लो बहुत अच्छा होता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, बेच तो वो भी रही हैं, लेकिन उनके प्रोडक्शन साइकिल इतने लंबे हो रहे हैं जिसकी वजह से उनका कैश इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं आ पा रहा है। आ रहा है लेकिन इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं आ पा रहा है। जैसे कि कोई कंपनी गाड़ी बना रही है, तो गाड़ी ऐसे थोड़ा ना गाड़ी बनाई बेची, ऐसे शोरूम के बाहर लोग खड़े हैं, आए सीधा गाड़ी पकड़ ली, भैया मुझे ही चाहिए, मतलब फैक्ट्री के बाहर खड़े रादर कि मुझे ही चाहिए, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनके केस में जनरली कैश फ्लो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट आता है शेयर होल्डर प्रेफरेंस। यस, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द केस स्टडी। जहां जहां मैं ऐसा बोलता जा रहा हूं वहां लिखते जाओ। शेयर होल्डर प्रेफरेंस भी, ये भी केस स्टडी में आ सकता है। कैसे आ सकता है? 1 मार्कर में भी आ सकता है और 3 मार्कर्स में भी, जनरली वैसे 1 मार्कर्स में चांसेस ज्यादा होते हैं इसके। शेयर होल्डर प्रेफरेंस कैसे आएगा भाई? मतलब क्या है इसका? मतलब इसका बिल्कुल सिंपल है कि हम जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हमें शेयर होल्डर प्रेफरेंस क्या रखनी होगी, क्योंकि हर कंपनी के अंदर अलग-अलग तरीके के शेयर होल्डर्स हैं। अगर मुझे लगता है ना कि बहुत सारे यंग लोग हैं मेरी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, अब आप कहोगे कंपनी को कैसे पता? कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर बहुत सारे यंग लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है मेरे शेयर्स पे, तो ईज़िली आई कैन गिव लोअर डिविडेंड, ठीक है? और अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा एज्ड पीपल हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो मेरी ही अर्निंग्स की वजह से अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, तो ऐसे में मैं प्रेफ़र करता हूँ कि मैं हायर डिविडेंड दूँ। नेक्स्ट आता है टैक्सेशन पॉलिसी। ये बहुत वाइसा वर्सा चलता है। अगर टैक्स ज़्यादा है तो आप डिविडेंड कम देंगे, अगर टैक्स कम है तो आप डिविडेंड ज़्यादा देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि टैक्स ज़्यादा है, आप ₹100 डिविडेंड देंगे, उसमें से ₹60 तो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, बंदे के पास सिर्फ ₹40 ही जाएगा, तो मेजॉरिटी पोर्शन टैक्स तो फिर गवर्नमेंट लेके जा रही है। तो अगर टैक्स ज़्यादा तो डिविडेंड कम, अगर टैक्स कम तो डिविडेंड ज़्यादा। नेक्स्ट आता है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या होता है? जनरली ऐसा रियलिटी में भी होता है। जनरली जब भी कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना, डिविडेंड डिक्लेयर करती है, या तो प्राइस ऊपर चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। अगर आप लोग में से किसी को पता हो, आप ऑलरेडी अगर चैप्टर नंबर 10 पढ़ चुके हो, तो इनसाइडर ट्रेडिंग ऐसी ही होती है कि लेट्स सपोज मेरा एक दोस्त एक कंपनी में बैठा हुआ है और मैंने उसे बोला कि भाई जैसी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली होगी, इंटरनल बेसिस पे मुझे बता दियो कि डिविडेंड हायर डिक्लेयर करिए, लोअर डिक्लेयर करिए। लेट्स सपोज कंपनी हायर डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली, मैंने फटाफट से कंपनी के 500 शेयर्स खरीद लिए। जैसे ही कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, मार्केट में बात आई, शेयर प्राइस ऊपर चला गया, और जैसे ही ऊपर गया तो मैंने शेयर्स बेच दिए, तो मेरा प्रॉफिट हो गया। तो स्टॉक मार्केट रिएक्शन यही है। जनरली जब आप हायर डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, शेयर प्राइस ऊपर चला जाता है, लोअर डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, शेयर प्राइस नीचे जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जनरली उन्हीं कंपनीज के ऊपर होता है जिनका शेयर
प्राइस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कुछ बड़ी कंपनीज जैसे कि एमआरएफ 1,10,000 रुपए का एक शेयर है, उसको 100, 200, 500, 1000, 2000 कम भी हो जाएगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आता है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। ये बिल्कुल ऐसा पॉइंट है, ये भी केस स्टडी में बहुत बार आता है। या आप ऐसे समझ सकते हो, आपका एक दोस्त है, देखो जिस दोस्त की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, आई नो थोड़ी सी मैं बात ऐसे बोलने वाला हूँ कि मतलबी जिस जो लोग होते हैं, तो जिस दोस्त की ज्यादा जरूरत होती है ना, हम उससे कभी लड़ाई वड़ाई नहीं करते, उसका हमेशा ध्यान रखते हैं। तो बस यहाँ पे यही समझाना चाह रहा है, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, जो कंपनीज बहुत ज्यादा एक्सेस करती हैं कैपिटल मार्केट को, कि भाई हमें तो पैसा शेयर मार्केट से चाहिए, हमें शेयर मार्केट से पैसे लेने हैं, वो जनरली हाई डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं। और जो कम डिपेंडेंट होती हैं कैपिटल मार्केट, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, शेयर बिके ना बिके, हम ज्यादा शेयर्स के थ्रू पैसे रेस कर ही नहीं रहे, तो वो जनरली लोअर डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं। नेक्स्ट आते हैं लीगल कंस्ट्रेंट्स। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ये भी बहुत बार लीगल कंस्ट्रेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट, ये भी बहुत बार केस स्टडी में आया हुआ है। कंपनीज एक्ट और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, बेसिकली कंपनीज एक्ट जिसने बनाया है वो ये क्या कहता है, कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है, कंपनीज एक्ट और एज पर सेबी गाइडलाइंस एक मिनिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड आपको देना ही देना है, आप उससे नीचे नहीं जा सकते, ठीक है। तो कुछ लीगल कंस्ट्रेंट्स हैं जिसके अंदर लिमिट डिसाइडेड है, जिसके बेसिस पे आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा, आप उससे कम डिविडेंड नहीं दे सकते। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट। ये बहुत बार एक बड़ी सी केस स्टडी में आता है क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब लोन लेती है, तो जो बैंक उसको लोन दे रहा है वो उनके ऊपर कंडीशन लगा देता है। क्या कंडीशन लगा देता है कि मेरे पैसे को यूज करके आप डिविडेंड पे आउट नहीं करोगे। दिस इज द कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट। और समटाइम्स ऐसा भी कंस्ट्रेंट आपको देखने को मिल जाएगा केस स्टडी में, जहां लिखा होगा कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारे बैंक का एक एम्प्लॉय आके काम करेगा और उसको सैलरी भी आप ही दोगे। दिस इज कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट, क्योंकि जनरली हम क्या चाहते हैं कि वो बंदा वहां पे काम करे, वहां की बोर्ड मीटिंग्स हो, बोर्ड मीटिंग की जो भी इंफॉर्मेशन है लेके आए और मुझे आके बता दे, और हम ये चेक कर लें कि वो कहीं हमारे पैसे को अननेसेसरली यूज तो नहीं कर रहे। क्योंकि जनरली लोग ऐसा करते हैं, लोन लेते हैं उसको गलत तरीके से कंपनी में यूज करते हैं और फिर बाद में दिखाते हैं कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई और फिर पैसा पे नहीं करते हैं। तो इसलिए बैंक हमेशा इस चीज पे नजर रखना चाहता है। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट का पॉइंट है। आई होप यहाँ तक सारे पॉइंट सभी को क्लियर होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए आगे चलते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज आपके जो भी फ्रेंड्स वेंड्स हैं उनको आप आपस में शेयर कर दिया करो। बच्चे बहुत सारे अभी तक मुझसे लिंक ही मांगे जा रहे हैं, मैं किस किस को लिंक भेजूं, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। चलिए एक काम करूंगा, मैं एक टेलीग्राम पे या कहीं पे भी एक और ग्रुप बना के आप लोग उसका लिंक शेयर कर दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहीं पे रोज लिंक आ जाएगा। वैसे अब सेम ही लिंक से आपको डेली ज्वाइन करना है, लिंक चेंज नहीं करूंगा मैं, सेम लिंक से ज्वाइन करना है। बट टाइमिंग्स आपको 5 मिनट के अंदर अंदर, मैं कोशिश करी 9:55 से मैं स्टार्ट कर दूंगा, तो आपको 10:05 तक ज्वाइन करना है। 10:05 के बाद जो भी आएगा उसको बार बार ऐड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तीनों फाइनेंशियल डिसीजन हमने कवर अप कर लिए। एक टॉपिक मैंने और छोड़ा हुआ है इसके अंदर, दैट इज व्हाई कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज इंपॉर्टेंट। वो जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर अभी जब लास्ट में करेंगे तो मैं वहां पे बता दूंगा। चलिए अब आते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। कुछ बच्चे बहुत बार मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर फाइनेंशियल प्लानिंग हमें ना कई बार समझ नहीं आता, और सर फाइनेंशियल प्लानिंग बड़ा है या फिर सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़ा है। तो इसका आंसर ना देखो मुझे देने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर ना आप खुद निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, एक बात बताओ, आपने चैप्टर पढ़ा मैनेजमेंट, ठीक है, आपकी जो फर्स्ट बुक है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के बेस पे है। जब आपने मैनेजमेंट पढ़ा, मैनेजमेंट का जो चैप्टर था, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो क्या है, पीयूएसडीसी। तो मैनेजमेंट के अंदर पीयूएसडीसी आ रहा है या पीयूएसडीसी के अंदर मैनेजमेंट आ रहा है, क्वाइट ऑब्वियस है मैनेजमेंट के अंदर पीयूएसडीसी आ रहा है, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग आ रहा है। तो जैसे मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग आ रहा है, ऐसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग आता है। तो दैट मींस इट इज क्लियर कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्या कहता है फाइनेंशियल प्लानिंग, इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशन। हम अपने आने वाली ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्यूचर ऑपरेशन क्रिएट करते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट। बेसिकली हमें फंड रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करनी है यहाँ पे। और हम यहाँ कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पर सिंपल एक चीज कर रहे हैं, जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आने वाले समय के लिए, जैसे इसने कहा ना फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, यानी कि आने वाले समय के लिए हम पहले से प्लान कर रहे हैं कि कहीं उस टाइम पे हम परेशान ना हो जाएं, अचानक से हमारे सामने कोई चीज आ जाए तो हम उसको लेके टेंशन में ना आ जाए, ठीक है। इसके दो ऑब्जेक्टिव है, वहां पर हम 4 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे हमने, अदर ऑब्जेक्टिव, उसी में से 2 पॉइंट्स हैं ये। टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर दीज आर रिक्वायर्ड। आपको ये इंश्योर करके रखना है कि जब भी फंड्स की अवेलेबिलिटी चाहिए हमें हमें फंड्स मिल जाएं। और दूसरा, टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज फंड्स अननेसेसरली। आपको ये देखना है कहीं फर्म अननेसेसरली पैसा तो नहीं रेज कर रही, अननेसेसरली कहीं से भी पैसा लिए जा रही जिसकी जरूरत भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट,
व्हाई फाइनेंशियल प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, वन एंड द सेम थिंग। सो इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर इन डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन। आपने पहले से ही फोरकास्ट कर लिया कि आने वाले समय में डिफरेंट सिचुएशंस में क्या हो सकता है मेरे साथ। Next, it helps in avoiding business shocks and surprises and help the company to prepare for the future. आप पहले से ही चीजों के लिए प्रिपेयर हो ना, तो आपको अचानक से शॉक नहीं होगा, यार ये क्या हो गया, यार इतना खर्चा करना पड़ गया। आपको पहले से ही पता था कि अगर इतनी सेल हुई। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब कंपनीज कोई भी गाड़ी लॉन्च करती हैं तो जनरली वो बजट बनाती है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, इतनी गाड़ियां बिकेंगी, इतना खर्चा, इतनी मैन पावर, इतना कैपिटल रिक्वायर्ड और इतना प्रॉफिट, इतना खर्चा, इतनी सेल, इतना कलेक्शन, ये इतना खर्चा, इतनी कलेक्शन, ये तो यानी कि उसको सब पता था। तो जैसे ही आपके पास 50,000 गाड़ियों की बुकिंग आ गई, तो यानी कि आपको पता है कि आपको इतना खर्चा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बिजनेस शॉक्स नहीं लगेंगे। नेक्स्ट आता है, इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस फंक्शंस। ऑब्वियसली डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस के अंदर हम पहले से ही अगर प्लान कर चुके हैं तो हमें कोऑर्डिनेशन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। रिड्यूसिंग वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग। देखो ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, आप अगर पहले से प्लान करके चलते हो तो आपकी वेस्टेजेस नहीं होती, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होता और गैप्स इन प्लानिंग में। अब एक छोटी सी बात है, आपको क्या लगता है, मैंने आपकी क्लास पढ़ाने से पहले क्या प्लान नहीं किया होगा कि मुझे क्या क्या कितने दिन में कैसे कैसे प्रिपेयर करना है? ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो दी प्लानिंग ना, कि कौन कौन सी डेट पे मुझे क्या क्या कराना है, कितने कितने दिन में क्या चीज कवर अप करानी है। सो दैट इज रिक्वायर्ड, प्लानिंग इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। फिर एक और बहुत अच्छा पॉइंट, ये भी बहुत लॉजिकल पॉइंट है, ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। ऑब्वियस है, आप प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ लिंक कर रहे हो, यही तो प्लानिंग है। इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन, ये बहुत अच्छा पॉइंट लगता है मुझे, इट पॉइंट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन अ कंटीन्यूअस बेसिस। वैसे भी मैं आपको बताता हूँ, एक इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन दोनों के अंदर ही रिक्वायरमेंट होती है। किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? कोऑर्डिनेशन की। क्योंकि अगर आप बाहर से पैसा ले रहे हैं, किस कॉस्ट पे ले रहे हैं, आप बाहर से पैसा ले रहे हैं, किस कॉस्ट पे ले रहे हैं, ये चीज़ आपने दूसरे बंदे को नहीं बताई। आप बाहर से पैसा ले रहे हैं, किस कॉस्ट पे ले रहे हैं, ये चीज़ आपने दूसरे बंदे को नहीं बताई, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यानी कि आप दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन कैसे करेगा? इट मेकिंग इवैल्यूएशन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस ईज़ियर। अगर आप पहले से प्लान करते हैं, लेट्स सपोज़ ये कंट्रोलिंग वाली बात हो गई। अगर आपने लेट्स सपोज़ प्लान्स बनाए, आपने स्टैंडर्ड्स बनाए कि इतने टाइम पीरियड में ये होना चाहिए और आपने एक्चुअल कुछ किया, तो वो उससे बेटर भी हो सकता है, वो उससे कम भी हो सकता है। तो आप इज़िली अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। ये न्यूमेरिकल मैं अभी लास्ट में कराऊँगा। पहले हम फटाफट से ज़रा फिक्स कैपिटल अकाउंट और वर्किंग कैपिटल अकाउंट पढ़ लेते हैं। आज की क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरी कोशिश है। अगर फिर भी अगर बच जाता है कुछ थोड़ा बहुत, तो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आते हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिर आएँगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ये नहीं कहूँगा ये 1 मार्कर में आते हैं, ये 1 मार्कर में नहीं आते हैं। बहुत बार 3 मार्कर्स में भी पूछे जा सकते हैं। 6 मार्क्स में आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, बट स्टिल दैट कैन बी आस्क्ड। ठीक है? तो सबसे पहले आते हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, कोई मुझे बता सकता है? देखो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब है, यानी कि मुझे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी चीजें खरीदने के लिए कुछ पैसा चाहिए। दैट इज माय फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब थोड़ा-सा ध्यान देना यहाँ पे, बहुत अच्छे से इसके सारे फैक्टर्स लर्न हो जाएँगे, लेकिन कोई भी रट्टा नहीं लगाना किसी भी फैक्टर का। लॉजिकल समझेंगे, उसको दिमाग में रखेंगे, अपने आप समझ आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, नेचर ऑफ बिज़नेस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर आपका नेचर ऑफ बिज़नेस पॉइंट आता है, तो आपको यहाँ पर क्या सोचना है? नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर का मतलब होता है 2 चीज़ें, एक या तो ट्रेडिंग कर रहा है बंदा, बिज़नेस किस नेचर का है? ट्रेडिंग का, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो अब सिंपल सीधी-सी बात है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये सेम पॉइंट अभी वर्किंग कैपिटल में भी आएगा और वहाँ पे भी सेम आंसर है इसका। अगर एक ट्रेडिंग कंपनी है, उसको कोई भी ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी कुछ सेटअप लगाने की, मशीनरी लगाने की, कुछ भी प्रोडक्शन करने की। बना-बनाया ला रहे हैं, बेच रहे हैं, बना-बनाया ला रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? मेरी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट लो या हाई? ऑब्वियसली लो। और अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बहुत बड़ा सेटअप लगाना पड़ रहा है, मशीन्स रखनी पड़ रही है, रॉ मटेरियल लाना पड़ रहा है और फर्दर और जो भी खर्चे करने पड़ रहे हैं आपको, उस मशीन को रखने के लिए एक जगह लेनी पड़ रही है। ये सारी एक्सपेंसेस अगर आपको करने पड़ रहे हैं, तो ऐसे में आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होगी दैट इज़ हाई। ठीक है? ऐसे ही आपको सारे पॉइंट्स लर्न करने हैं। फिर आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अब एक बात समझो, स्केल ऑफ ऑपरेशन अगर बहुत बड़ा है, जैसे कि वाओ मोमोज़, ऑब्वियस सी बात है आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत बड़ा है। तो ऐसे में आपकी फिक्स कैप रिक्वायरमेंट क्या है? ज़्यादा। और अगर मान लेते हैं आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत छोटा है, जैसे कि एएस मोमोज़, पीतमपुरा में एक बड़ा छोटा छोटा-सा लेकिन बहुत बड़ा फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस है, एक मोमोज़ वाला, लेकिन वो सिर्फ़ एक पीतमपुरा में ही मोमोज़ बेच रहा है। तो दैट मीन्स उसकी फिक्स कैप रिक्वायरमेंट जो क्या है,
वो है कम। क्यों? क्योंकि वो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन वाओ मोमोज एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल ओवर इंडिया उसने अपने आउटलेट्स खोले हुए, तो उसकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा। नेक्स्ट आता है चॉइस ऑफ टेक्निक। चॉइस ऑफ टेक्निक होता है लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। देखो, लेबर इंटेंसिव होता है बेसिकली जहां पर हम क्या कर रहे हैं, जहां पर हम लेबर को यूज कर रहे हैं। और कैपिटल इंटेंसिव होता है जहां पर हम पैसा यूज कर रहे हैं। लेबर इंटेंसिव होता है जहां पर हम लेबर को यूज कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव होता है जहां पर हम पैसा यूज कर रहे हैं। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा के, ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा के अगर मैं कोई काम करवा रहा हूं, तो वो कैपिटल इंटेंसिव है। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा लेबर लगवा के कोई काम करा रहा हूं, वो लेबर इंटेंसिव है। अब जैसे कि लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ एक ऐसी कंपनी है, लिज्जत पापड़ एक ऐसी कंपनी है जो छोटे छोटे डो बनाते हैं अपने पापड़ बनाने के लिए, और वो डो आसपास के गांव में जितनी भी लेडीज हैं उनको दे देती हैं। छोटे छोटे डो बनाते हैं, आसपास गांव में जितनी भी लेडीज हैं उनको पापड़ बनाने के लिए दे देते हैं। अब वो कौन सी टेक्निक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? लेबर इंटेंसिव। यानी कि उनको ऐसा कोई मशीन लगाने की जरूरत नहीं है, उनको ऐसा कोई रोबोट लगाने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर उनकी फिक्स कैप रिक्वायरमेंट जो है वो कम। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप कभी पेप्सी की कंपनी की अगर आप वीडियो देखेंगे, तो वहां पर कोई भी काम कोई पर्सन नहीं कर रहे। हार्डली वहां पे आपको 5 से 10 लोग हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो सारी मशीन्स ऑपरेट कर रहे हैं। वहां पर सारा का सारा काम जो है रोबोटिक्स हो रहा है। तो यानी कि बहुत सारा पैसा लगाया उसने किस में? मशीन्स में। तो वो कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो यानी कि उसकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। देखो, अगर मुझे लग रहा है ना कि मेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ आने वाली है, मुझे लग रहा है कि इस चीज में बहुत आगे काम आएगा, मेरा जो बिजनेस जो मैं कर रहा हूँ उसमें बहुत ज्यादा मुझे फर्दर बेनिफिट मिलने वाला है, तो मैं फर्दर पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा। जैसे कि आप ऐसे कह सकते हो, आजकल पावर स्टेशन लग रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन, जहां पे आप अपनी गाड़ी, बाइक, स्कूटी, बैटरी रिक्शा, कुछ भी, एनीथिंग आप वहां पे चार्ज कर सकते हैं। तो वहां पर क्या होगा? वहां पर मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने भी पावर स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन लगाने हैं उसके लिए मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है बढ़ जाएगी। अगर लेट्स सपोज मैं आपको बोलता हूँ मुझे पेट्रोल पंप्स और बढ़ाने, तो मुझे पता है कि भाई उसमें और ज्यादा कुछ खास वो रह नहीं गया, या डीजल पंप्स लगाने हैं, तो मुझे पता है उसमें बहुत ज्यादा अभी कुछ डिमांड रह नहीं गई, आने वाले टाइम में धीरे धीरे गाड़ियां जो है वो कन्वर्ट होती जा रही हैं इलेक्ट्रिक पे, तो वहां पर मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, तो मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है कम है। नेक्स्ट आते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन होता है जहां अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करता हूं, जैसे कि आईटीसी। अब आईटीसी है, आपको, मुझे नहीं पता, पता है नहीं, आईटीसी का ओरिजिनली जो नेम है दैट इज द इंडियन टोबैको कंपनी। अब ये जो टोबैको कंपनी क्या कर रही है? टोबैको बनाती थी, इधर से इसने नया बिजनेस स्टार्ट किया, क्या? क्लासमेट का। यहाँ पर ये क्या कर रही है? रजिस्टर्स बना रही है। इधर से एक नया बिजनेस स्टार्ट किया सनफीस का, यहाँ पे कर रही है बिस्किट्स बना रही है, नूडल्स बना रही है, नमकीन, या जो भी वॉट एवर इट इज जो भी सेल कर रही है। अब ये थोड़ी ना कि जिस मशीन में बीड़ी बन रही है, सिगरेट्स बन रही है, उसी में मतलब यहीं पे पास्ता बन रहा है, या मैगी इसकी जो भी नूडल्स आती है वो बन रही है, यहीं पे रजिस्टर्स बन रहे हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अगर बिजनेस डाइवर्सिफाई किया, तो अलग 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 जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फर्दर फिक्स कैपिटल लगानी पड़ेगी। दिस इज व्हाट बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन। तो मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है ज्यादा हो जाती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड जहां पर मेरी लेट्स सपोज मैं डाइवर्सिफाई नहीं कर रहा, बिजनेस को एक स्मॉल उसमें ही चला रहा हूं, तो मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वहां पे कम है, तो मुझे डाइवर्सिफाई करने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड होल्ड करेंगे बेटा। हाँ जी बेटा, यस। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। अच्छा, अब एक ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज मेरे पास ना कोई भी फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, तो मुझे सारा का सारा पैसा आज ही खर्च करना है। लेट्स सपोज मैंने एक 5 स्टार होटल खोला। अगर मैंने एक 5 स्टार होटल खोला,
अब 5 स्टार होटल में मुझे गाड़ियां खड़ी करनी है, 4 से 5, 6, 10 मुझे मर्सिडीज चाहिए। अब मर्सिडीज 100, 200, 500, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख में तो आती नहीं है, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेट्स सपोज 1 करोड़ की एक मर्सिडीज है और मुझे 10 मर्सिडीज चाहिए, तो मुझे 10 करोड़ रुपए खर्च करना है। अब जो मुझे 10 करोड़ रुपए खर्च करना है, वो 10 करोड़ मुझे आज के आज ही खर्च करना है, तो मेरी फिक्स रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब मैं वहां गया तो उन्होंने मुझे बोला, सर आपको सारा पैसा भी पे करने की जरूरत ही नहीं है, हम BMW या मर्सिडीज की अपनी सबकी फाइनेंशियल सर्विसेज एक कंपनी बनी हुई होती है, आप मर्सिडीज बेंज फाइनेंशियल सर्विसेज वहां पे जाइए, वहां से आपको लोन मिल जाएगा, आप सारी गाड़ियों पे लोन ले लीजिए, आपको सारा पैसा आज के आज पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव अवेलेबल था तो मेरी फिक्स रिक्वायरमेंट कम, लेकिन अगर फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं था तो मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, दिस इज आल्सो वेरी गुड पॉइंट, और ये दोनों ही पॉइंट केस स्टडी में बहुत बार आते हैं, 1 मार्कर की केस स्टडी में आ सकते हैं। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन क्या होता है, देखो जहां पर कोलैबोरेशन होगी, जहां पर कोलैबोरेशन होगी वहां पर मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन अगर कोलैबोरेशन नहीं होगी तो मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा, इसमें ध्यान से सुनना। लेट्स सपोज ये एक बिल्डिंग है, इसमें एक फ्लोर ग्राउंड फ्लोर है, एक फ्लोर अपर फ्लोर है। यहाँ पर एक पर्सन है जो लेट्स सपोज अकाउंट्स एंड BST पढ़ाते हैं, ठीक है, ट्यूशन पढ़ाते हैं, और यहाँ पर एक पर्सन है जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं एंड मैथ्स पढ़ाते हैं, लेट्स सपोज, कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। अब ऐसे में क्या है, लेट्स सपोज ग्राउंड फ्लोर भी खाली है और फर्स्ट फ्लोर भी खाली है। इस पर्सन ने ग्राउंड फ्लोर पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया और इसने फर्स्ट फ्लोर पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया। दोनों के टाइमिंग्स अलग अलग हैं, ये MWF में पढ़ाता है और ये TTS में पढ़ाते हैं। अब जब ये पर्सन MW में पढ़ाने आता है तो ये रिसोर्सेज अपने यूज करता है, इसने पूरा सेटअप लगाया, सब कुछ किया। ऐसे ही जो TTS में पढ़ाने आता है उसने अपना सारा सेटअप लगाया, पूरा सब कुछ रिसोर्सेज लगा और यूज किया। अब हो क्या रहा है, लेट्स सपोज 5 लाख रुपए इन्होंने खर्च कर दिए, चेयर्स, टेबल्स या फिर फैंस, AC, बहुत सारे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, डिजिटल बोर्ड और समथिंग, तो 5 लाख रुपए इनके लग गए, 10 लाख रुपए लग गए। यानी कि इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन नहीं थी, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा लगी। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर लेते कि भाई TTS में तुम क्लास लेना, MWF में मैं क्लास लूंगा, 5 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 लाख रुपए आप खर्च करो, 2.5 लाख रुपए मैं खर्च करता हूँ, तो क्या इनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है? आंसर इज यस। तो अगर कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेटिव वे में काम करोगे तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, लेकिन अगर कोलैबोरेटिव वे में काम नहीं करोगे तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप देख सकते हो पहले जब इनिशियली ATM स्टार्ट हुए थे ना, तो बैंक्स ने क्या किया था, जब इनिशियली ATM स्टार्ट हुए थे तो बैंक ने एक दूसरे के साथ ना जैसे लड़ाई वड़ाई चल रही थी कि भाई मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा, तुम मेरे यहाँ से ट्रांजेक्शन मत करो, एक बैंक कह रहा है तुम मत करो, वो कह रहा है तुम मत करो, बस यही चल रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ कि बैंक को ये दिख रहा था कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक नुकसान है। क्या नुकसान है भाई? सिंपल सी बात है, अगर कोलैबोरेटिव वे में काम करेंगे तो एक एरिया में एक ATM खोला, दूसरे एरिया में दूसरा खोला, तीसरे एरिया में, मतलब अगर लेट्स सपोज मैं एक बैंक हूं तो मैंने ऑल ओवर दिल्ली कवर करना है, तो मुझे ऑल ओवर दिल्ली में ATM खोलने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में मुश्किल से 8-10 ATM खोले और बाकी सारे बैंक के साथ टाइप किया और उन सब के ATMs यूज करवा दिए। इन सेम वे बाकी बैंक्स ने भी किया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, कोई भी बैंक किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं करता, एक तो बैंक की फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और दूसरा एक बात समझो, पूरी मार्केट में हर दूसरी दुकान में हमें ATM दिख रहा होता, ATM, क्योंकि हर बैंक की लड़ाई चल रही होती है, वो कहता है मैं इसके साथ नहीं करूंगा, उसके साथ नहीं करूंगा, सब लाइन से ATM लगा के बैठे होते, मतलब दुकानें कम ATM ज्यादा दिख रहे होते। तो दैट इज द थिंग कि आपको बेनिफिट मिलता है किसका, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन का। अगर आप कोलैबोरेट करते हैं तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाती है। चलिए, ये हमारा फिक्स कैपिटल का पार्ट था। नेक्स्ट आते हैं वर्किंग कैपिटल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल जो मेरी डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए मुझे पैसा चाहिए होता है, यानी कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये तो मेरे फिक्स्ड में आ गए, लेकिन इनको यूज करने के लिए या मैनेज करने के लिए जो भी पैसा मुझे रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के अंदर मशीन है तो मशीन चलाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। पर्सन चाहिए जिसकी सैलरी पे करनी है या वेजेस पे करने हैं, या ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी पे करनी है, वो सब मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने कहा था कुछ पॉइंट सेम है, तो जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है नेचर ऑफ बिजनेस, सेम पॉइंट है कि अगर नेचर ऑफ बिजनेस ट्रेडिंग है तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम, भाई 2 4 5 लोग ही तो काम करेंगे। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो लाखों लोग काम कर रहे हैं मेरी फैक्ट्री में, तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा। नेक्स्ट, स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगेन सेम, छोटा है स्केल ऑफ ऑपरेशन तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम, स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा है तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा। नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहे हैं, प्लीज ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले, ड्यूरिंग बूम पीरियड। अच्छा देखो, बिजनेस साइकिल क्या होती है? बिजनेस साइकिल होती है बेसिकली जहां पर आप ये कह सकते हो कि एक प्रोडक्ट के बनने से उसके बिकने तक के लिए लेके, दैट इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल। नहीं सॉरी,
एक प्रोडक्ट के मार्केट में बिकने से, मगर मार्केट में क्या माहौल चल रहा है, मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी चल रही है या मार्केट में इस टाइम बहुत लोग परचेजिंग कर रहे हैं या बहुत लोग परचेजिंग नहीं कर रहे हैं। अगर मार्केट बहुत ऊपर है, मार्केट बहुत बूम पे जा रही है, यानी कि सेल्स बहुत हाई है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मार्केट बहुत डाउन है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। आप ऐसे कह सकते हो जैसे कि जनरली लोग श्राद्ध में सामान नहीं खरीदते हैं, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि डिमांड ही नहीं है, सेल ही नहीं है, लोग खरीदने आएंगे नहीं, मुझे पता है, तो मैंने ज्यादा स्टॉक करके नहीं रखा, तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। लेकिन नवरात्रे हैं, लोग आएंगे, तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा। नेक्स्ट आता है सीजनल फैक्टर। कई बार कुछ चीजों के सीजन बहुत होते हैं, जैसे कि अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर सीजन है तो विंटर की चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अगर लेट्स सपोज मैं एसी, कूलर या कोई भी ऐसी चीज जो गर्मियों में ज्यादा यूज होती है वो बेच रहा हूँ, तो मेरी इस टाइम पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, क्योंकि मेरा सीजन नहीं है। लेकिन वो लोग जो वुलन एंड ऑल या विंटर रिलेटेड थिंग्स बेच रहे हैं, तो उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इस टाइम बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनकी सेल ज्यादा है, तो अपने पास लाके रखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोडक्शन साइकिल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन साइकिल? देखो, प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या है? प्रोडक्शन साइकिल इज जहां पर, जो मैंने अभी आपको बात बोली थी, प्रोडक्शन साइकिल किसी का छोटा किसी का बड़ा। अभी एक छोटा सा पेन है, इसकी प्रोडक्शन साइकिल कितनी होगी? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे में बन जाएगा और फिर मार्केट में आ भी जाएगा और बिक जाएगा। एट द मैक्स 1 से 2 दिन, इतना मान लेते हैं। और ऑन दी अदर हैंड एक कार है, उसकी प्रोडक्शन साइकिल तो काफी लंबी है, बनेगी, फिर उनके वेयर हाउस या समथिंग जहां पे भी है जाएगी, फिर वहां से शोरूम के वेयर हाउस आएगी, फिर वहां से शोरूम आएगी, फिर हम तक आएगी। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है। तो प्रोडक्शन साइकिल जहां पर शॉर्ट है, छोटी है, वहां पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। क्यों? क्योंकि बनाया 2 दिन में बिक गया, पैसा आ गया। लेकिन जहां प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग है, वहां मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बनने के बाद, बिकने के बाद जो पैसा आएगा उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसा नहीं मैं बैठा रहूंगा फर्दर और प्रोडक्ट्स नहीं बनाऊंगा, तो ऑब्वियसली आई नीड फंड्स। नेक्स्ट आते हैं क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल्ड। देखो, क्रेडिट अलाउ होता है जहां पर आप क्रेडिट दे रहे हैं, यानी कि उधार पर सामान दे रहे हैं। अब जैसे मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। क्यों? क्योंकि सारा सामान कैश पे बेचता है। लेकिन एक लाला है, आपके घर के आसपास कोई बनिया की दुकान है, कोई लाला है, वो अगर सारा सामान उधार पे बेचता है, तो उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सामान लाया, बेच दिया, पैसे तो आए नहीं, फर्दर और सामान लाने के लिए फिर पैसा चाहिए, तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा। अगर आप क्रेडिट पे अलाउ करते हैं, अगर आप क्रेडिट पे अलाउ नहीं करते हैं, कैश की पॉलिसी फॉलो करते हैं, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। नेक्स्ट आता है क्रेडिट अवेल। क्रेडिट अवेल क्या होता है? जहां पर मैं परचेजेस कर रहा हूं। अब परचेजेस कहां से कर रहा हूं? परचेजेस कर रहा हूं जो मेरा सप्लायर है, जो मुझे सामान देता है। अगर वो मुझे उधार पे सामान देता है और कहता है सामान बेचो, जब पैसा है तो मुझे दे देना, तो यानी कि मैं जो सामान खरीद रहा हूँ उधार पे खरीद रहा हूँ। अगर मैं उधार पे खरीद रहा हूँ सामान, मुझे पैसा अभी करंटली पे नहीं करना, तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर जो पीछे जो पर्सन है, मेरा सप्लायर है, जो मुझे माल दे रहा है, लेकिन वो ये बोल रहा है कि सारी पेमेंट मुझे कैश पे चाहिए, तो मुझे कैश पे ही लेना पड़ रहा है, मैं क्रेडिट अवेल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बस ये 3 पॉइंट्स रह गए, इसके खत्म होने वाले हैं। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। देखो, कहीं कहीं पे कुछ इंप्लॉयज होते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बेस्ट वे में बेस्ट आउटपुट निकाल के दे रहे हैं, तो वहां पर मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। लेकिन जहां पर बिल्कुल नल्ले इंप्लॉयज काम कर रहे हैं, काम करना ही नहीं आता, सारा दिन बस नुकसान ही करते रहते हैं, वेस्ट करते रहते हैं, तो वहां पर मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। अब ऐसे समझ सकते हो आप कि लेट्स सपोज आप घर में, अगर आपकी मम्मी रोटी बना रही हैं और लेट्स सपोज एक कटोरे में थोड़ा सा आटा है, तो वो उसमें से 2 3 4 रोटी आराम से बना देंगे। लेकिन वहीं आप गए तो आप मुश्किल से 2 ही रोटी बना पाए, आधे ज्यादा आटा तो आपने जमीन पे गिरा दिया। ठीक है। नेक्स्ट बात है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। देखो, जहां पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, वहां मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम, जहां इजीली अवेलेबल नहीं है, वहां वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है? देखो, सिंपल सी बात है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब होता है, आप कभी अगर पहाड़ों में गए हो तो डेफिनेटली गए होगे और मैगी भी खाई होगी। ठीक है। तो माउंटेन कॉलिंग। अच्छा, तो अब होता क्या कि हम ऊपर जाते हैं, एक तो पता नहीं क्या होता है, मतलब लोगों में समझ नहीं आता, ऊपर जाके ही भूख लगेगी उनको, नीचे कुछ खाएंगे नहीं, ऊपर जाके भूख लग जाएगी। अब जब आप ऊपर जाते हैं, तो जो ऊपर मैगी लगा के बैठा है, वो क्या मतलब 2 4 पैकेट लेके आया है कि चलो भैया अब खत्म हो गई है, अब आप 2 घंटे वेट करो, मैं नीचे जाऊंगा, 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर नीचे जाऊंगा, वहां से मैगी लेके आऊंगा, फिर आपको बना के खिलाऊं। ऐसा तो होता नहीं है। वो ऑलरेडी अपने पास स्टॉक करके रखता है, यानी कि उसके आसपास इजीली मैगी अवेलेबल नहीं है, उसको नीचे से लेके आनी पड़ती है। तो जहां पर इजीली अवेलेबिलिटी नहीं है रॉ मटेरियल की, वहां मेरी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादा लाके रखना पड़ता है। और लेट्स सपोज मेरी एक नॉर्मल सर्फेस पे दुकान है, ये सामने किराना स्टोर है, मुझे जब मैगी चाहिए होती है मैं यहाँ से लेता हूँ, बनाता हूँ और बेच देता हूँ, यहाँ से लेता हूँ, बनाता हूँ, बेच देता हूँ। तो ऐसे में इजीली अवेलेबल है मेरे लिए रॉ मटेरियल, तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है।
लास्ट पॉइंट आता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, जो हमने वहां पे भी पढ़ा फिक्स कैपिटल में भी। अगर मेरे बिजनेस में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, हायर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, मुझे दिख रहा है कि ग्रोथ है, तो ऐसे में मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर कुछ ऐसा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है ही नहीं, बिजनेस बहुत डाउन चल रहा है, तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत कम हो जाती है। लास्ट के 2 पॉइंट, लेवल ऑफ कंपटीशन। हाँ कोई बात नहीं बस यही 2 पॉइंट है इसके। लेवल ऑफ कंपटीशन का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज यहाँ मेरी एक शॉप है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर इधर और 10 किलोमीटर दूर इधर कोई दुकान नहीं है। अगर इधर कोई दुकान नहीं है, इधर कोई दुकान नहीं है, मैं अकेला दुकान चला रहा हूँ, तो मैं जिस भी प्राइस पे बेचूंगा ना, जो भी रॉ मटेरियल बेचूंगा, जो भी फिनिश गुड्स बेचूंगा, कम से कम सामान भी रखूंगा, ज्यादा आपको चॉइसेस भी नहीं दूंगा, नॉर्मल सा कोई भी सामान रखूंगा, तो आप उसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे, क्योंकि ना इधर दुकान है ना इधर दुकान है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने कभी देखा हो रानीबाग मार्केट, कमला नगर मार्केट, सेक्टर 7 मार्केट, तो वहां पर क्या होता है, अगर ये कपड़े की शॉप है तो आसपास 4-5 दुकानें और होती है। जितना दुकान के अंदर सामान है उससे ज्यादा तो बाहर लगा हुआ है। तो ऐसे में क्या, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मुझे बाहर सब कुछ लगा के रखना पड़ेगा। अगर कंपटीशन हाई है तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हाई हो जाएगी, और अगर कंपटीशन लो है या है ही नहीं तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लो होगी। लास्ट आता है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि हमने किसी से, जैसे जो जो ठेकेदार होते हैं जो घर बनाते हैं, तो मान लो उन्होंने किसी से ठेका लिया कि ठीक है मैं 10 लाख रुपए में आपका घर बना दूंगा, 20 लाख में आपका घर बना दूंगा, जो भी उन्होंने प्राइस कोट किया। अचानक से रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, इन्फ्लेशन आ गया, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई। अगर इन्फ्लेशन आ गया, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, तो क्या उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी? एब्सोल्युटली। अगर डिफ्लेशन आ गया, जो एक्चुअली जिंदगी में आता नहीं, प्राइसेस कम हो गए, तो ऑब्वियसली उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगी। चलिए यहाँ तक हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हमारा एक ही टॉपिक रह गया इसके अंदर, कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसका मुझे लग नहीं रहा कि न्यूमेरिकल हम आज कर पाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे देता हूँ कैपिटल स्ट्रक्चर का, अगली क्लास में आते हैं हम ये कर सकते हैं, क्योंकि आज पहली क्लास है और 11 बज चुके हैं। आई होप कुछ बच्चों का कल प्री बोर्ड भी है, तो आज की क्लास तो यहीं पे एंड कर देते हैं। बस एक बार मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर का ओवरव्यू दे देता हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या बेसिकली, देखो किसी भी, हम बोलते हैं ना किसी का बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर, ढांचा, ऐसे ही कैपिटल का भी एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर के अंदर हमें डिसाइड करना होता है कि कितना ओनर्स फंड होगा और कितना बोरोड फंड्स होगा। बेसिकली प्रपोर्शन डिसाइड करना है। प्रपोर्शन डिसाइड किस बेसिस पे करेंगे, हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करके देखते हैं कि भैया अगर मैं डेट लूंगा तो फायदा है या नहीं है, अगर मैं इक्विटी लूंगा तो फायदा है, और डेट कितना लूंगा। देखो इक्विटी तो जनरली होता ही है, डेट कितना लूं तो फायदा है और कितना ना लूं। जनरली क्या होता है कि अगर मुझे डेट लेना है तो मुझे देखना होगा उसकी कॉस्ट क्या है मेरे लिए, उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है मेरे लिए। अगर कॉस्ट कितनी पड़ रही है ये मैं कंसिडर कर लूंगा पहले, तो मैं ये चेक कर सकता हूँ कि मुझे डेट के थ्रू पैसा लेना बेनिफिशियल है या नहीं। ठीक है, अगर आप में से किसी को कुछ डाउट्स पूछने हैं तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई कैन, मैं, आप रेज हैंड कर सकते हो, मैं रेज हैंड पे आपका माइक ऑन कर दूंगा, आप मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों के कोई डाउट नहीं है तो यू कैन जस्ट लीव द क्लास। थैंक यू सो मच।